नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून में बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन किया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि हर लोकसभा से उनके पास प्रत्याशियों के नाम आए हैं और सभी नाम प्रभावशाली हैं। एक क्षेत्र से 5 से 7 नाम सामने आए हैं। ये सारे नाम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजे जाएंगे, जो प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाएगी। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक थी। बैठक में हमारे चुनाव के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी आए हुए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे जो चुनाव समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति रही। हर लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा हुई। हमने जो प्रेक्षक भेजे थे उनके द्वारा जो नाम आए, सब नाम प्रभावशाली नाम है और ये तय हुआ है कि सभी नामों का पैनल बनाकर हम कल सेंट्रल पार्लियामेंट। पहाड़ की बेटी अंकिता को अब तक इंसाफ नहीं मिल सका है। अंकिता के माता पिता धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अंकिता के माता पिता के धरने को स्थानीय लोगों और कई जनप्रतिनिधियों ने समर्थन भी दिया है। सरकार पर गुनहगारों को बचाने का आरोप लगाते हुए अंकिता के माता पिता ने न्याय न मिलने तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी है। धरना प्रदर्शन के दौरान अंकिता के परिजन काफी भावुक नजर आए। अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि 1 साल बाद भी उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं, सरकार उन लोगों के खिलाफ साजिश कर रही है। मदद करने वाले लोगों का या फिर उनके परिजनों का या तो ट्रांसफर करा दिया जाता है या फिर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाता है। इसके अलावा वीरेंद्र भंडारी ने आरोप लगाया कि सरकार वीवीआईपी के नाम का खुलासा नहीं कर रही है। नाम का खुलासा करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि उन्होंने पौड़ी के डीएम को वीवीआईपी का नाम लिखित में भी दिया है, लेकिन सरकार जांच नहीं कर रही है। इसके अलावा सरकार ने आरोपी पुलकित आर्य की संपत्ति को वैध करार दिया है, जबकि पौड़ी पुलिस पुलकित की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे चुकी है। वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि सीएम धामी ने डोब श्रीकोट में बने नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम पर करने की घोषणा भी की थी, लेकिन आज तक मामले को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। अंकिता केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात भी सीएम धामी ने कही, लेकिन मामला सामान्य कोर्ट में चल रहा है। तो हम धरने पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि सरकार हमारा कहना तो नहीं मान रही है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और दूसरी बात कि कह रहे हैं कि आपके साथ न्याय किया जाएगा। तो न्याय कहाँ से दिला रहे हो तुम? तो जो हमारे साथ जो हर समय कंधे पे कंधे मिलाकर चल रहे हैं, उन्हीं का साथ आप अन्याय कर रहे हो। कभी उनकी मिसेज का ट्रांसफ़र करना, कभी हमारे जो फिर भी कर रहे हैं जो हमारे नवनीत जी की और रवनीत जी उनकी बहन का ट्रांसफ़र करना। तो आप न्याय कहाँ से कर रहे हो भाई? परेशान तो उनको परेशान करो, चाहे हमें परेशान करो। परेशान हम हो रहे हैं ना, ज़्यादातर परेशान हम हो रहे हैं। दूसरी बात, जो रिजोर्ट तोड़ा गया, प्रमोद कुमार एसडीएम द्वारा तोड़ा गया, रेणु विश्व द्वारा तोड़ा गया और गवाह द्वारा सिद्ध भी किया गया है कि वह जुर्म इन्होंने किया है। तो अभी तक मैंने जो 3 तारीख को एक अप्लीकेशन वहाँ पे दी थी, सीएम साहब को दी थी, एसडीएम के माध्यम से दी थी। उसमें मैंने सारी डिटेल लिखी थी कि एसडीएम प्रमोद कुमार को सस्पेंड किया जाए और रेणु विश्व को विधानसभा से तुरंत हटाया जाए। मुंशियारी और धारचूला ब्लॉक में इनर लाइन की मांग तेज हो गई है। कांग्रेस के विधायक हरीश धामी ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया, लेकिन वे मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नजर नहीं आए। हरीश धामी ने कहा कि मुंशियारी और धारचूला ब्लॉक को बाहरी लोगों से बचाने के लिए इन पर इनर लाइन की जरूरत है। बता दें कि क्षेत्र में इस मांग को लेकर 4 मार्च से चरणबद्ध आंदोलन की भी घोषणा कर दी गई है। ये घोषणा जौलजीबी में आयोजित दोनों ब्लॉक की त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों की महापंचायत में की गई है। दरअसल ऐसे क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक होते हैं, साथ ही सामरिक दृष्टि से अहम होते हैं, उन्हें इनर लाइन घोषित किया जाता है। ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, उस जिले में रहने वाले लोगों को भी परमिट की आवश्यकता पड़ती है। इस परमिट पर भी वो तय वक्त तक ही इनर लाइन क्षेत्र में घूम सकते हैं, जबकि रात को ठहर नहीं सकते हैं।
देखिए 1998 तक इनर लाइन धारचूला वाला एरिया का जौलजी भी था और मुंशियारी का नापड़ एरिया में था, तल्ला जोहार में जो हमारे थल के पास पड़ता है। अभी दोनों को जो है बदल दिया गया है। धारचूला का हमारा छियालेख में कर दिया गया है और उधर जो है हमारा जोहार वैली का सरकारी भेल में कर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे इनर लाइन होने से बाहरी व्यक्तियों का, सामाजिक जो तत्व हैं उनका काफ़ी आवागमन हो गया, व्यापारी के रूप में चाहे अन्य व्यवसाय के रूप में वो लोग आ रहे हैं और जिससे वहाँ की आबो हवा ख़राब हो रही है। आपने देखा होगा कक्षा 9 में पढ़ने वाली नाबालिग बच्चों को जो है बहला फुसला के ले जा रहे हैं। तो इस तरह से सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं उनमें काफ़ी हस्तक्षेप हो रहा है। तो समस्त क्षेत्र की जनताओं की, बल्कि कल पूरे धारचूला मुंशियारी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन तमाम ग्राम प्रधान, जिला पंचायत मेंबर, सब का जो है जौलजीबी में उनकी एक गोष्ठी थी इसी मामले में। और उत्तराखंड विधानसभा में 5 अहम विधेयक पेश किए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है जो 26 फरवरी को शुरू हुआ था और 1 मार्च तक चलेगा। विधानसभा में उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक समेत 5 विधेयक पेश किए गए, जबकि राजभवन से मंजूरी के बाद 13 विधेयक कानून बन गए हैं। सदन में उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्र संशोधन विधेयक, उत्तराखंड लोक सेवा कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक, उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 संशोधन विधेयक पेश किया गया है। तो 5 अहम विधेयक विधानसभा में पेश किए गए हैं और आपको बता दें कि राजभवन से मंजूरी के बाद 13 विधेयक कानून की शक्ल भी ले चुके हैं। चमोली में निर्वाचन विभाग मतदान को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। आपको बता दें कि निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम चलाया गया है। स्वीप कार्यक्रम के तहत डीएम ऑफिस से दिव्यांग रथ को रवाना किया गया। डीएम हिमांशु खुराना और स्वीप के नोडल अधिकारी अभिनव शाह ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जो पूरे जिले का भ्रमण करेंगे। इस दौरान दिव्यांग मतदाताओं को निर्वाचन विभाग से दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सक्षम ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित भी किया गया है। भगवानपुर में कहने को तो रोडवेज बस स्टैंड है, लेकिन यह बस स्टैंड केवल शोपीस बनकर रह गया है। बता दें कि यह बस स्टैंड 82 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है, लेकिन इतना पैसा खर्च होने के बाद भी लोगों को इस बस स्टैंड का फायदा नहीं मिल पा रहा है। लोगों को रोड पर खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। बरसात के मौसम में तो यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रोडवेज बस स्टैंड के अंदर नहीं जाती है बल्कि रोड से ही चली जाती है, जिसकी वजह से यात्रियों को बाहर रोड पर ही खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। हालांकि बस स्टैंड में शौचालय से लेकर हर तरह की सुविधा है, लेकिन इन सुविधाओं का क्या फायदा जब बस स्टैंड में ही नहीं जाती है। इसके अलावा बस स्टैंड पर किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गई है। इंक्वायरी दफ्तर जरूर बनाया गया है, लेकिन वहां पर कोई भी पोस्टिंग नहीं है। अभी यहाँ बस तो रुकते नहीं रोडवेज अड्डे में, क्या फायदा इसका रोडवेज अड्डे का बनेगा जब ना तो वहाँ सवारी ना कोई वहाँ सुविधा ना कोई रोडवेज अड्डे का तो क्या फायदा। जो आदमी 10 रुपये खर्च करके अड्डे पर आ रहा, क्या लेना राजी हो। जब वहाँ कोई साधन है ही नहीं, 2 बजे खड़ा होना पड़ता है, बस कोई वहाँ रुकती नहीं, यात्री परेशान है, पूरा घंटे खा रहे हैं। कब से खड़े हैं आप? आधा घंटा हो गया। कहाँ जाएंगे आप? मुझे जाना जिला हापुड़। अच्छा, क्या व्यवस्था बसों की नजर आ रही है? व्यवस्था है कि जब भी जाऊँ घर मुझे तो ऐसी होता मेरे साथ आधा घंटा 1 घंटा, कभी 2 घंटे भी हो जाते हैं। क्या रोडवेज अड्डे पे बसें नहीं जाती? रोडवेज अड्डे पर जाती तो हैं बस, लेकिन अब जब मिलेगी जब जाएगी तो जाती नहीं है। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े उत्तरकाशी का दयारा बुग्याल सैलानियों का इंतजार कर रहा है। बता दें कि दयारा बुग्याल स्कीइंग और साहसिक पर्यटन के लिए मशहूर है। 30 वर्ग किलोमीटर में फैले दयारा बुग्याल में इन दिनों 3 से 4 फीट तक बर्फ की चादर बिछी हुई है। यहां कदम कदम पर स्कीइंग की ढलान है और कई ढलान तो 2 किलोमीटर तक लंबी हैं। बाड़सू गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर दयारा बुग्याल का ही हिस्सा भरनाला में 1 किलोमीटर की लंबी ढलान है। यहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवा भी इन दिनों स्कीइंग कर रहे हैं। बता दें कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और पर्यटन विभाग हर साल भरनाला में स्कीइंग प्रशिक्षण कराता है, लेकिन इस साल देर से बर्फबारी हुई,
फिलहाल स्थानीय युवा ही साहसिक पर्यटन के प्रचार प्रसार के लिए स्कीइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तस्वीरों को आप देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर युवा स्कीइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल की करें तो तस्वीरें पूरी कहानी को, पूरा मंजर बताने के लिए काफी हैं। आप देख सकते हैं, आपको दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर नजर आएगी। बर्फ की वादियों में ढका दयारा बुग्याल इन दिनों साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा जरिया बन सकता है जिसके जरिए उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर युवा साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्कीइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तरकाशी में लकड़ी तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों की पहचान देवेंद्र, श्याम बहादुर और रोशन बहादुर के रूप में हुई है, जिन्हें पुलिस ने नगुण बैरियर पर कांजल कांट की लकड़ी की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि वे लकड़ी को मानपुर किशनपुर के जंगलों से काटकर ला रहे थे और यूपी के सहारनपुर में बेचने की फिराक में थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को वन विभाग को सौंप दिया है। लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक बनाने के लिए उत्तरकाशी पुलिस की जो सघन चेकिंग अभियान है वो अभी से चालू हो गया है। और इसी सघन चेकिंग के दौरान आज सुबह धरासू पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है प्रतिबंधित काजल काट की लकड़ी के साथ। और ये जो काजल काट की लकड़ी है 192 नग लकड़ी बरामद की गई है 3 तस्करों से। और इनके तस्करों के नाम हैं देवेंद्र पुत्र भैरव सिंह, जो कि पठाली ऊखीमठ रुद्रप्रयाग का रहने वाला है, और बाकी 2 लोग हैं श्याम बहादुर और रोशन बहादुर। ये दोनों का मूल निवासी ये नेपाल के रहने वाले हैं। और इनसे पूछताछ में भी बताया गया कि ये जो लकड़ी है इसको लेके सहारनपुर ले जा रहे थे। इस लकड़ी की जो बरामद लकड़ी है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है। और ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इसको मेडिसिनल पर्पस में, दवाइयों के उपयोग में और भी काफ़ी उपयोग में लिया जाता है। तो इस तरह की जो कार्रवाई है पुलिस की ये आगे भी जारी रहेगी। और इसकी उत्तरकाशी पुलिस की साइबर और एसओजी की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 10 लाख कीमत के खोए हुए 40 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि जिन लोगों के फोन खो गए थे उन्हें फोन वापस लौटा दिए गए हैं। एसपी ने बताया कि कई लोगों की मोबाइल गुम होने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद मोबाइल फोन की रिकवरी के लिए साइबर टीम को निर्देश दिए गए थे। एसपी ने कहा कि आजकल कई आपराधिक वारदातों को मोबाइल के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, लिहाजा लोगों का जागरूक होना बेहद जरूरी है। किसी से भी पुराना मोबाइल खरीदने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए और किसी भरोसेमंद दुकान में ही पुराना मोबाइल बेचना चाहिए। उत्तरकाशी पुलिस की साइबर टीम द्वारा आज करीब 10 लाख रुपए कीमत के 40 मोबाइल फ़ोन रिकवर किए गए हैं, जिनको आज उनके मोबाइल स्वामियों को लौटा दिया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आजकल बहुत सी आपराधिक घटनाएं जो हैं मोबाइल के ज़रिए हो रही है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है। तो ऐसे में लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ भी इस तरह की कोई घटनाएँ हो सकती हैं। तो आप जब भी कभी पुराना मोबाइल किसी से लें तो उसकी प्रॉपर जांच पड़ताल कर लें, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि दुकान से नया या पुराना मोबाइल खरीदते समय भी सावधानी बरतें। फ़ोन का बिल एवं IMEI नंबर जरूर। चंपावत में एक वनकर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। वनकर्मी का शव उसके आवास से मिला। वन अधिकारी के शरीर पर गोली का निशान था। मामला हल्द्वानी के तराई पूर्वी वन प्रभाग में टनकपुर की शारदा रेंज का है। यहां मृतक हरीश चंद्र जोशी वन बीट अधिकारी के पद पर तैनात था। इस घटना के बाद वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वन कर्मचारी को गोली कैसे लगी, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वनारक्षी जो सुबह प्रातःकाल 6 बजे के आसपास की एक घटना है। सहयोगी कर्मचारियों द्वारा रेंज अधिकारी को सूचित किया गया कि ये अपने कमरे में मृत अवस्था में मिले हैं। तो उसके बाद से ही पुलिस अपनी छानबीन कर रही है और वन विभाग की टीम के द्वारा और पुलिस टीम द्वारा उनको अस्पताल में लाकर उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया गतिमान है। हमारे स्टाफ के पास गश्त के दौरान और अपने सुरक्षा के लिए
उस आर्म्स एंड एम्यूनिशन रहता है, लेकिन उन्होंने उनके जो मृत्यु का कारण है उसका अभी कोई पता नहीं चल पाया कि कोई हथियार उन्होंने यूज़ किया, वो तो उसके अभी। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल का इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।